यस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस कोर्स को कवर कर रहे हैं। जीएसटी के अंदर हम रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी के पार्ट को कवर कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने सेक्शन 22 और सेक्शन 23 को हमने समझा था। सेक्शन 23 लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 23 नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस, यानी कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करवाना है, चाहे आपका टर्नओवर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर रहा है या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस नहीं कर रहा है, फिर भी अगर आप ऐसे कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर ऐसी क्राइटेरिया में है तो आपको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी करवाना है। वो कौन कौन से लिस्ट है वो हम इस क्लास के अंदर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। हमने प्रीवियस में बात की थी कि अगर आप कोई गुड्स यानी कि टैक्सेबल गुड्स अगर आप सेम स्टेट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई भी टैक्सेबल गुड्स सेम स्टेट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं एमपी और आप कोई जो भी सामने वाला पर्सन है वो भी एमपी में है, तो उसके लिए आपको लिमिट देखी जाती है। क्या देखी जाती है सर? उसके लिए लिमिट कि आपका लिमिट अगर 24 रुपीज से 40 लाख रुपीज से ज्यादा का अगर आपका टर्नओवर है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। क्लियर है? किसकी बात कर रहे हैं हम? गुड्स के केसेस की बात कर रहे हैं। गुड्स के केसेस में अगर आप सेम स्टेट के अंदर सेल्स कर रहे हैं तो आप वहां पर लिमिट देखेंगे। अगर आपकी लिमिट 40 लाख रुपीज से क्रॉस कर रही है तो ही आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, अदरवाइज आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट सेल्स कर रहे हैं, अगर आप इंटर स्टेट सेल्स कर रहे हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी हालांकि कवर किया था उसको कि अगर आप इंटर स्टेट सेल्स कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सर एमपी से हम यूपी में, एमपी से यूपी अगर हम कोई गुड्स सेल्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तब जाके आप जीएसटी गुड्स ट्रांसफर यानी कि गुड्स सेल्स कर सकते हो। तो यहां पर मैंडेटरी है, अगर आपको गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट यानी कि आपको इंटर स्टेट सप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है इन रिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। आपका टर्नओवर है उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपका टर्नओवर 10 लाख का है और आप गुड्स सेल्स करना चाहते हैं अदर स्टेट तो आपको सबसे पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, इसके बाद आप अदर स्टेट गुड्स के सप्लाई कर सकते हैं। ओके, पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट taxable supply of goods or service are required to take registration under section 24I regardless the threshold limit. Now there are certain exception the rules. Person making interstate supply of service are not required to register if the aggregate turnover is less than 20 lakh or 10 lakh in case may be. क्या बोल रहे हैं सर? ये बोल रहे हैं कि सर अगर आप गुड्स का मतलब प्रोडक्ट, अगर आप एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट ट्रांसफर करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना, लेकिन अगर आप कोई सर्विस ट्रांसफर कर रहे हैं यानी कि सर्विस आप सप्लाई कर रहे हैं, सर्विस अगर आप सप्लाई कर रहे हैं अदर स्टेट और उस समय अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपीज से बिलो है तो आप कर सकते हैं, वहां पर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। सर्विस के केसेस में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी तब होता है जब आपका ग्रॉस रिसीप्ट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाता है। सर्विस के केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन कब करवाना होता है? जब आपका टर्नओवर यानी कि ग्रॉस रिसिप्ट आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है तो ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। लेकिन गुड्स के केसेस में दो क्राइटेरिया है। गुड्स के केसेस में अगर आप सेम स्टेट के अंदर बिलोंग कर ट्रांसफर कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर आपका टर्नओवर देखा जाएगा 40 लाख रुपीज का, और अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट है तो आपको कंपल्सरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, चाहे आपका टर्नओवर कितना भी है। Person engaged in interstate supply handicrafted goods or specified product are not required to register if there is aggregate turnover is less than 20 लाख। हमने सेक्शन 23 के भी समझा था। सेक्शन 23 नॉट लायबल टू जीएसटी के अंदर हमने देखा था अगर आप कोई हैंडीक्राफ्टेड गुड्स अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई कर रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई करते हो तो वहां पर आपका अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर आपका टर्नओवर कम है तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। तो पहले केसेस में हमने यहां पर देखा इंटर स्टेट सप्लाई। ओके, बात कर रहे हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले थोड़ा सा वो ये कवर कर ले, बाकी उसको डिटेल में आगे एक चैप्टर उसका होने वाला है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है कि सर कोई पर्सन जो होता है ना वो
बहुत अलग अलग जगह पे सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इवेंट ऑर्गेनाइजर्स क्या करता है सर, एक उसने इस सिटी में इवेंट किया, दूसरा इस सिटी में इवेंट किया, तीसरा दूसरी सिटी में इवेंट किया, और साल में एक ही इवेंट एक सिटी के अंदर या एक स्टेट के अंदर कर रहे हैं, तो ऐसे पर्सन को कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर कहीं पर भी अगर कोई भी एक इवेंट करेंगे ना, उनको सबसे पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, एडवांस पेमेंट उनको वहां पर करना होगा, तब जाके वो अपना बिजनेस वहां पर ऑपरेट कर सकते हैं, वहां पर अपना इवेंट कर सकते हैं। ओके, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन स्टेट यूनियन टेरिटरी वेयर दे डू नॉट हैव ए फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस आर रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन 2। इनका कोई भी एक फिक्स प्लेस नहीं होता, वो अलग अलग जगह पर जाके प्रोग्राम्स करते हैं या फिर अलग अलग जाके सर्विस देते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शन दिस रूल सच एज person engaged in the supply of handicrafted goods or special product are not required to obtain casual taxable if they are supplied goods outside the state or union territory the aggregate turnover is less than 20 lakh or 10 lakh as case may be। अगर वो हैंडीक्राफ्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैंडीक्राफ्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की नहीं है। अदरवाइज अगर आपको अदर देन हैंडीक्राफ्टेड गुड्स के अगर आप कोई भी सर्विस या भी कोई गुड्स या इस तरह से अगर आप दे रहे हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में, तो आपको जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है। Casual taxable person registration not required for the movement of goods on approval basis provided that invoice is issued at the time of delivery of goods। सर अप्रूवल बेसिस पे, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे गुड सेल्स होता है कि हमने किसी को गुड सेल्स कर दिया, जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो सेल्स नहीं माना जाता है। 6 महीने तक का एक पीरियड होता है, इसके बाद अगर वो अप्रूव नहीं करता है तो डिम्ड सेल्स माना जाता है। वो आता है सर अकाउंट्स के अंदर, ये लेक्चर्स होते हैं, एक चैप्टर्स है सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। तो ऐसे केसेस में टैक्सेबल कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, इंडिया के बाहर का कोई पर्सन है और वो इंडिया में आकर के बिजनेस करना चाहता है, और बिजनेस करने से पहले उसको स्टार्टिंग से पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उसको कंपल्सरी करवाना है। पर्सन who are not resident but engaged in the taxable supply of goods or services in India must register in section 24 subsection 5 in respective of the threshold limit। ठीक है, यानी कि वो पर्सन जो कि इंडिया के बाहर का है, नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में आके बिजनेस कर रहा है, उसको पहले कंपल्सरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, तब जाके वो बिजनेस ऑपरेट कर सकता है। नेक्स्ट है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर अगर आप कोई ऐसी सप्लाई ले रहे हो, ऐसी सप्लाई अगर आप रिसीव कर रहे हो जिस पर आरसीएम के थ्रू आपको टैक्स पे करना है, तो वहां पर आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं लॉयर की, एक लॉ फर्म है, वो किसी लॉयर से अगर सर्विस लेती है, लॉयर कितना भी टर्नओवर उसका है, फिर भी उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की नीड नहीं होती है, क्योंकि वो आरसीएम में एप्लीकेबल है। ठीक है, तो एक लॉ फर्म को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना है अगर वो किसी भी लॉयर से अगर सर्विस ले रही है। क्यों? क्योंकि उसको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है। पर्सन who are liable to pay tax under the reverse charge mechanism or inward supply of goods or service are required to take registration under section 24 subsection 3 regardless of the threshold limit. However, there is exception of the rules such as person who are making only outward supply and tax on which liable to pay on reverse charge basis recipient under section for exempt from registration। सर ऐसे पर्सन्स को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की नहीं, वो अगर सिर्फ आरसीएम वाली सर्विस किसी और को प्रोवाइड कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने किसी को कोई सर्विस दी और वहां पर मुझे टैक्स पे नहीं करके सामने वाले रिसिपेंट को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, जिसको बोलते हैं आरसीएम, तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की नीड नहीं है। जो रिसीव कर रहा है सर्विस उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की नीड है। ओके, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर पूरा एक डिटेल लेक्चर होने वाला है। इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, सब क्या होगा उसका अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर देते हैं। यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब होता है जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ओला, उबर, जोमेटो, ये सब क्या है सर? ये सब ई कॉमर्स ऑपरेटर है। यानी कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है तो आप अपने अमेजॉन के ऊपर आप एक लिस्टेड करवा दीजिए, और कोई भी पर्सन उस अमेजॉन के ऊपर देखकर आपको ऑर्डर देता है, अमेजॉन आपको ऑर्डर देता है और फिर आप उस गुड्स की सप्लाई करते हैं। इसको बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हैं, तो सर्टेन केसेस में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की नीड होती है, सर्टेन केसेस में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की नीड नहीं होती है। लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर को कंपल्सरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की नीड होती है। अगर कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, चाहे वो अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये जो कुछ भी है, इन सबको पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, इसके बाद ही वो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है।
क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर पूरा एक डिटेल में वीडियो आएगा जिसके हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर अगर आप कोई भी सर्विस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दे रहे तो आपको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। वो क्या होगा वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। टैक्स डिडक्टर सेक्शन 51 के थ्रू अगर आप किसी भी पर्सन को पेमेंट कर रहे हो उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आपको आती है जीएसटी के सेक्शन डीएसटी में, तो आपको जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ये आता है सर। और अदर गवर्नमेंट सेक्टर जितने भी होते हैं ना उसके लिए ये ज्यादातर एप्लीकेबल है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है सर एजेंट। एजेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी भी पर्सन से कोई भी गुड्स एजेंट के थ्रू आप किसी और को सेल्स कर रहे हैं, मैं एजेंट हूं, मैंने किसी से ऑर्डर लिया और सप्लायर यानी कि जो प्रिंसिपल है उसको मैंने दे दिया, तो ऐसे केसेस में मुझे जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। जो सिर्फ कमीशन के बेस पे काम कर रहा है, जो सिर्फ कमीशन के बेस पे काम कर रहा है उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी करवाना है। ओके चलिए, तो ये था सर सेक्शन 24, छोटा सा चैप्टर्स था कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। आई होप कि इस क्लास के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको इजीली क्लियर हो गया। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फिर मुलाकात करते हैं। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, किसकी बात करते हैं सर? अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्लियर है? चलिए सर, थैंक यू सो मच।